शिव जी से लेकर गणेश, कृष्ण, हनुमान, राम, अल्लाह, गुरु नानक, जीसस सर। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे, तीतर बोलो कितने तीतर धर दो लीचड़ बंदो के मैं भर दूं भीतर बंदो के मैं लिथल कड़वा लगेगा पीना पड़ेगा यही तो जीवन है। टीचर बन गया टीप कर भूखा नंगा, करियर बीप पर भूखा नंगा घूमेगा बीप पर उल्टा। तो 2019 में वर्ल्ड कप हारने के बाद जिमी नेशन ने एक बहुत भयंकर ट्वीट किया था कि प्लीज किड्स डोंट टेक स्पोर्ट्स, इट्स वेरी क्रूअल एंड स्टफ। तो आज ठाकुर ने उसी पैमाने में एक बहुत बढ़िया आइडिया निकाला। ठाकुर ने मुझे बहुत टाइम पहले एक बढ़िया आइडिया दिया था। उसने बोला था कि क्यों ना हम ऐसे इंस्टेंसेस या ऐसे परफॉर्मेंसेस की बात करें कि जिन्होंने आईपीएल में बहुत उस सीजन पर्टिकुलर सीजन में बहुत गजब काम किया, लेकिन उनको कोई भी अवार्ड नसीब नहीं हुआ। ना वो लोग आईपीएल ट्रॉफी जीत पाए, ना पर्पल कैप, ऑरेंज कैप या कोई भी प्रकार का मेन स्ट्रीम अवार्ड नहीं जीत पाए। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे परफॉर्मेंस के बारे में बात करें कि जिन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन लोग उनको याद नहीं करते जस्ट बिकॉज उनको कोई भी प्रकार का अवार्ड नहीं मिला। तो ठाकुर सीधा स्टार्ट करे कि देखो कुछ मोनोलॉग देना है। नहीं मतलब बेसिकली होता मुझे यही बताना था कि क्या होता है ना मतलब कि जैसे मोनोलॉग देना है। जो जीता रहता है भाई उसको सब याद रखते हैं, या फिर जैसे कुछ ना कुछ एक पर्पल कैप ऑरेंज कैप विनर्स को लोग याद रखते हैं, लेकिन भाई वो जो सेकंड रैंक वाला होता है उसको भूल जाते हैं लोग। तो पर्सनली मैं उनके साथ थोड़ा ज्यादा खड़ा रहता हूँ इसलिए। मैं आप लोगों को एक गजब बात बताता हूँ, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो ठाकुर हमारा मेन लीड बॉलर है, ठीक है, बहुत अच्छा बॉलर है इनफैक्ट। लेकिन होता क्या है, रिसेंटली हमारे एक प्लेयर है, हमारा कैप्टन इनफैक्ट करेंटली हार्दिक करके है, और वो बस बॉलर है। वो खुद को भी अपना इतना कुछ खास बॉलर मानता नहीं है, और वो आता है ऐसा डाउन द लेग बॉल डाल के लोगों की बोल्ड मारता है ना, कुछ भी बॉल डाल के बेसिकली 3-4 विकेट निकालता है। और ठाकुर का इतना सा चेहरा हो गया होता है कि यार क्या हो रहा है यार, मैं इतने टाइम से लाइन लेंथ कर रहा हूँ कोई, और मतलब बेसिकली जो स्कोर कार्ड होता है उसमें ठाकुर का उस तरीके से दिखता नहीं है जिस तरह से उसने किया होता है। तो उस नोट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनिल कुंबले 2009। तो ब्रो ये पूरा का पूरा वीडियो बेसिकली ठाकुर लीड लेगा, तो जितने भी ठाकुर के स्टैंड्स हैं आप लोगों को मजा आएगा। तो लेट्स गो। मेरा रीजन कुंबले 2009 को पिक करने का ये था भाई कि वो पहला साल था जहां पे आरसीबी ने लोगों के दिल जीते थे, ठीक है। तो होता ये है कि आरसीबी 2008 का सीजन बहुत हॉरेंडस स्टार्ट करती है। सबको याद है ब्रेंडन मैकलम ने क्या उनकी हालत करी थी आईपीएल के पहले मैच में। और वहां से जो द्रविड़ की कैप्टनसी होती है उसमें आरसीबी आई गेस 7th फिनिश करती है, हाँ 7th फिनिश करती है वो। और उसके बाद ना द्रविड़ को अगले साल कैप्टन नहीं बनाया जाता, ठीक है। और अगले साल कैप्टन होता है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले के ऊपर ऐसे बहुत प्रेशर होता है भाई कि इतनी ग्लैमरस फ्रेंचाइज को वो लीड कर रहा है, होम टाउन बॉय है। उसका जो ऑक्शन था उसमें एक बहुत गजब चीज ये हुई थी कि भाई विजय माल्या ने खड़े होकर बोला कि भाई ही इज माय होम टाउन गाय, सो आई वांट टू पिक हिम, सो डोंट एनीवन प्लीज डोंट बिड फॉर हिम, ऐसा कुछ करके। तो विजय माल्या ने उस तरीके से अनिल कुंबले को अपने स्क्वाड में लिया था। तो अनिल कुंबले भाई अपना सीजन मतलब बहुत अच्छा सीजन जाता है अनिल कुंबले का। अनिल कुंबले सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बनता है। मैं स्टैट्स रीड कर देता हूँ। 16 इनिंग में 21 विकेट, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, इकोनॉमी ऑफ 5.86, ठीक है। 6 का इकोनॉमी नहीं था अनिल कुंबले का उस साल। तो भाई बहुत बहुत अमेजिंग स्टैट्स थे। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स जो थे वो 5 रन देके 5 विकेट। अनिल कुंबले के जो स्टैट्स थे वो तो बहुत अच्छे थे ही। अनिल कुंबले फाइनल्स तक लेके जाता है आरसीबी को। फाइनल में वो 4 रन देके भाई 4 विकेट लेता है 16 रन देके, जिसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लेता है गिलक्रिस्ट का, ठीक है। तो गिलक्रिस्ट का विकेट उस टाइम पे इसलिए इंपॉर्टेंट था, 2009 का एमवीपी था गिलक्रिस्ट, ठीक है। और कुंबले पावर प्ले में उसको बॉलिंग डालने आता है, सामने से बोलता है आई विल गेट हिम आउट। उसको मतलब एक गुगली डालता है जो उसके लेग साइड पे गिरती है, वो वही जैसे कुछ शॉट खेलने आता है और वो बोल्ड हो जाता है बेसिकली, जितना मेरी मेमोरी में मुझे याद है। तो भाई मेरे को मतलब जनरली ये बताना था कि 2009-8 ये सब टाइम के जो भी लोगों को जो भी चीजें याद भी रहती है परफॉर्मेंसेस, तो वो जनरली बैटिंग परफॉर्मेंसेस याद रहते हैं। कि जैसे सचिन तेंदुलकर का 2010 में क्या बैटिंग परफॉर्मेंस था, हेडन का क्या था 2009 में, या मोंगूज बैट हेडन का। लेकिन जनरली कोई बॉलर्स को उतना ज्यादा याद नहीं रखता, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो का स्टार्ट ही बॉलर से किया जाए। नहीं, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। मेरे को अभी मालूम पड़ा, मैंने कभी भी भाई
नोटिस नहीं किया था, तो अनिल कुंबले ने अपने आईपीएल में से 42 मैचेस खेले, 42 मैचेस में 45 विकेट्स और 6.5 की इकोनॉमी है भाई, 6.5 की इकोनॉमी है। उसका वर्स्ट सीजन वाज हिज फर्स्ट सीजन जहां उसे 7.9 की इकोनॉमी से दिया था। क्रेजी है भाई, बहुत ज्यादा क्रेजी है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तूने कुंबले से स्टार्ट की, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि आईपीएल में ग्रेट परफॉर्मेंसेस, तो आंद्रे रसल, कायरन पोलार्ड, मेरे जैसे स्टैंड्स होते हैं वो सुनील नारायण का लेते रहते हैं, है ना। लेकिन समवन लाइक कुंबले, इंडिया का आउट एंड आउट लेजेंड, मतलब इन जनरल मेरे को लगता है वो भी लेग स्पिनर होके 5.5 6.5 की इकोनॉमी। और मैं जो चीज बोलना चाहता हूँ, कुंबले को इन जनरल मुझे लगता है ना इज्जत उस लेवल पे नहीं मिलती। इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर है। उसको कंपेयर करो समवन लाइक अश्विन, जिसने 10-12 साल का आउट एंड आउट कंप्लीट डोमिनेशन उसने एंजॉय किया है, एंड उसकी स्किल्स थी इसलिए उसने एंजॉय किया है, फिर भी वो कुंबले के आसपास नहीं पहुंच पाया। इमेजिन करो कि कुंबले का रेन कितना गजब था, और बंदा ने अपने आप को T20 लेवल पे भी परफॉर्म करके दिया। और आज तक 2 बार गई आरसीबी फाइनल्स में, मेरे हिसाब से 2 ही बार गई है ना, एक हैदराबाद से। 3 बार गई है, 3 बार गई है, ठीक है। तो उसमें से एक बार वो जो सीएसके वाला था, जिसमें सीएसके से आ रहे थे, मैं देखा 2011 में आईपीएल वाला था। तो अच्छा, तो अश्विन भाई वाला, जो ये वाले सीजन की भाई जो सबसे यूनिक बात है, जो लोग जनरली भूल जाएंगे, ये वाला सीजन साउथ अफ्रीका में हुआ था। ऐसा भी नहीं कि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे था, वो साउथ अफ्रीका में उसने 5.5 की इकोनॉमी से रन दिए थे, 16 मैच में 21 विकेट लिए थे, जहां शायद सेकंड हाफ ऑफ द सीजन साउथ अफ्रीका में हुआ था। मैं मतलब आपको खाली एक चीज बताना चाहता हूँ, वो लोग फाइनल हार गए, लेकिन फाइनल में अनिल कुंबले ने किस किस को आउट किया था? एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रू साइमंड्स और रोहित शर्मा, और उसके बाद फोर्थ विकेट थी उसकी वेणुगोपाल राव, वो भी बैटर ही था। तो रोहित शर्मा उस साल का क्या कहते हैं, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता हुआ था। हाँ, एडम गिलक्रिस्ट मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, एमवीपी था, एमवीपी था, और एंड्रू साइमंड्स ऑलरेडी हम सबको पता है कितना घातक है। ऐसे 3 बंदों को उसने आउट किया था, कितनी बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से और भाई फाइनल हारने के बावजूद उसको मैन ऑफ द मैच मिला था, जहां तक मेरे को याद है। बनता है, पूरा बनता है। एक बंदा अगर 4 विकेट ले रहा है फाइनल में, पूरे सीजन में 21 विकेट ले रहा है 2009 में, बीइंग अ लेग स्पिनर इन अफ्रीका, जहां अफ्रीका में तुम्हें पता है ना स्पिनर्स ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कंडीशन सपोर्टिव नहीं होती। तो मेरे हिसाब से ठाकुर ने एकदम बैंग ऑन शुरुआत की है। मैं आई एम प्रीटी श्योर शायद बहुत सारे आरसीबी के फैंस को भी आइडिया नहीं होगा कि कुंबले, मतलब जब भी हम लोग बात करते हैं ना, मैं खुद अपने आप को उसमें भागीदारी मानता हूँ कि जब भी मैं बैंगलोर की बात करता हूँ, बैंगलोर के बड़े प्लेयर्स की बात करता हूँ, क्रिस गेल, विराट कोहली तो ऑब्वियसली आउट एंड आउट, मैं कुंबले का कभी भी नाम नहीं सोचा इस तरीके से। मुझे नहीं पता था कि कुंबले 2009 में इतना क्रेजी था। बट ब्रो 2010 में आते हैं, मेरे को लगता है कोई भी चेन्नई वाला शायद इस बंदे को जानता नहीं होगा या इससे वाकिफ नहीं होगा। ठाकुर टॉकिंग अबाउट कायरन पोलार्ड इज अ फेवरेट लव स्टोरी। मेरे को लगता है अगर कोई कंसिस्टेंटली हम लोगों को फॉलो करता है तो ठाकुर का जो लव हेट रिलेशनशिप है, टॉक्सिक प्यार है उसका कायरन पोलार्ड से। तो मैं एक आउटसाइड वो बताता हूँ। थोड़े टाइम पहले ना सुनील नारायण बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, शायद कोई तो मैच के, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने कुछ बोला था कि सुनील नारायण बहुत गजब खेला। तो ठाकुर ने मेरे को याद है कुछ ऐसा बोला था कि पोलार्ड, सुनील नारायण और आंद्रे रसल का कुछ कत्ल वतल कुछ तो इस नोट में बोला था कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो लाइफ में मजे थे। बट हाँ, मतलब अगर मैंने ये बोला था कि सुनील नारायण, आंद्रे रसल और किरण पोलार्ड अगर एग्जिस्ट नहीं करते ना, तो शायद आईपीएल कभी इतना सक्सेसफुल होता ही नहीं, क्योंकि सीएसके का डोमिनेंस इतना ज्यादा रहता है कि तो पोलार्ड 2010 में क्या किया? पोलार्ड पे शुरू करते हैं भाई। पोलार्ड का जो एंट्री हुई थी वो बहुत ज्यादा हाइप से हुई थी, ठीक है। पोलार्ड का जो ऑक्शन था उसमें काफी ऐसे बिडिंग वॉर टाइप हुआ था एमआई और सीएसके के बीच, और उसके बाद इवेंचुअली एमआई ने उसको बाय किया था, ठीक है। सीएसके उस टाइम मिस आउट कर गया था उसको बाय करने में। तो बेसिकली ये खाली अकेला ऐसा, मतलब 2010 में पहले ही एक वो कंक्लूजन दे रहा हूँ कि 2010 अकेला ऐसा फाइनल था जो उसमें सीएसके पोलार्ड को हरा पाया, ठीक है। उसके बाद मतलब एमएस धोनी जब भी पोलार्ड के सामने आया तो एमएस धोनी की फाइनल्स में हारी हुई है, ठीक है। तो भाई पोलार्ड ने स्ट्रेट अवे आते ही इम्पैक्ट बनाया था, क्योंकि मतलब उसके पहले ना एमआई 2 साल इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज नहीं थी, बहुत मीडियोकर थी, और शायद 1 साल वो कुछ बॉटम 2 में फिनिश किया था उन्होंने। पोलार्ड आया और एमआई सीधे स्ट्रेट अवे क्वालिफाई हुई पहली बार, ठीक है। वो उनका पहला साल था जब वो लोग क्वालिफाई हुए थे, है ना। और कौन से फर्स्ट पे फिनिश किया था उन्होंने, ठीक है। अब पोलार्ड का जो सबसे खास बात है उस समय,
पोलार्ड एमआई का सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था, ठीक है, जॉइंटली सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। फर्स्ट हाईएस्ट विकेट टेकर था हरभजन सिंह, ठीक है। अब वो किन लोगों के साथ जॉइंटली सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था? जहीर खान और लसित मलिंगा, ठीक है। और पोलार्ड का बॉलिंग का स्टैट्स ऐसे कि 15 विकेट 14 मैच में, और उस टाइम पे 7.4 की इकोनॉमी से उसने रन्स खाए थे, ठीक है, जो कि बहुत कम, ठीक है। और जहां पे पोलार्ड का सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है वो था एमआई का वो फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर था, लेकिन फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर, उसने उस टाइम पे आईपीएल में 273 रन्स बनाए थे 14 इनिंग में, 185 की स्ट्राइक रेट, 185 186 की स्ट्राइक रेट से, ठीक है, 2010 में। भाई मतलब क्या था, कैसे किया था उसने उस टाइम, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। और भाई उसके कुछ बहुत बहुत नीचे आके खेलता था भाई। आईपीएल फाइनल मेरे को आज भी याद है भाई, मैं बच्चा था, अकेले मैच देख रहा था, जैसे पोलार्ड आउट हुआ था ना, मैं उतनी खुशी मेरे को आज तक नहीं याद है मैंने कभी सेलिब्रेट करी होगी, ठीक है। भाई उसने 10 बॉल में 27 रन बनाए थे फाइनल्स में, 33 रन बनाए, 33 रन बनाए थे उसने 13 बॉल में सेमीज में आरसीबी के अगेंस्ट, और आरसीबी के अगेंस्ट सेमीफाइनल में उसने 4 ओवर में 17 रन देके 3 विकेट ली थी, ठीक है। आउट एंड आउट मैच विनिंग परफॉर्मेंस, 4 ओवर 17 रन देके 3 विकेट, 13 बॉल में 33 रन क्रंच सिचुएशन में भाई, एकदम। एक बात मैं बोलूंगा, जितने भी वेस्ट इंडियंस खेले हैं, ठीक है, ये मेरा बहुत क्लियर स्टेटमेंट, बहुत खुश आवाज में बोलूंगा, जितनी भी वेस्ट इंडियंस खेले हैं, मेरे को लगता है कायरन पोलार्ड क्लचों में क्लच। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी वेस्ट इंडीज में शायद कायरन पोलार्ड जितना, मेरे कुछ हद तक सुनील नारायण आया है, लेकिन कायरन पोलार्ड ने मतलब कुछ ऐसे मोमेंट्स में इतना क्लच परफॉर्मेंस दिया है। चेन्नई हमेशा से आर्च राइवल रहा है मुंबई का, और उसने खाया। मेरे को आज भी मैच याद है जहां लास्ट ओवर में कुछ 10 या 12 रन डिफेंड करने थे मुंबई को केकेआर के सामने, और यूसुफ पठान बैटिंग कर रहा था और उसने यूसुफ पठान को आउट किया था शॉर्ट पिच बॉल डाल के। तो पोलार्ड का एक गजब ट्रिगर देता हूं, 2010 में उसका सिलेक्शन कुछ इस तरह से हुआ था कि उसके जस्ट पहले चैंपियंस लीग T20 हुआ था, और उसमें पोलार्ड ने अपनी टीम से बहुत अच्छा खेला था। ट्रिनिडाद के लिए शायद खेलता था वो उस टाइम पे, और उसने उसके पहले भी वेस्ट इंडीज के लिए भी डिसेंट किया था, ट्रिनिडाद के लिए बहुत भयंकर किया था, और मुंबई ने पागलों की तरह पीछे पड़ के लिया था। एंड भाई तो 2010 में कौन जीता था? चेन्नई जीती थी। ओके, चेन्नई जीती थी फाइनल। वो ही था जो एक स्पेशल मोमेंट है जहाँ पे हिडन को सामने एकदम बॉलर के पीछे खड़ा रखा गया था, इवन दो लॉन्ग ऑफ था, और पोलार्ड ने उसके हाथ में शॉट मार दिया था। भाई मतलब सोचने वाली बात है कि मलिंगा और जहीर खान जितनी विकेट लेना, फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर, जिस साल उस टीम में सचिन, पता नहीं अंबाती रायडू वगैरह थे, उनके आसपास आना, और जो इम्पैक्ट की हम लोग बात करते हैं, तो इमेजिन करो फाइनल्स में 10 बॉल 27 रन पे आउट हुआ था, मतलब 9 बॉल 27 था, 10वें बॉल में आउट हुआ था। 5 या 10 बॉल और खेल गया होता तो पूरा गेम अलग कर सकता था। वो इस लेवल का इम्पैक्ट था। सेमीफाइनल्स में 13 बॉल में 13 बॉल में 33 रन और 3 विकेट्स। भाई मैं नो आइडिया इसको कैसे कॉम्प्रिहेंड करना कि कितना क्रेजी रहा होगा। लेकिन मैं पता है, मैं इसके बाद वाला क्रेजी पे जाना चाहता हूँ, दैट इज मैक्सवेल 2014। ठीक है, कायरन पोलार्ड वाज क्रेजी। मैक्सवेल एक ऐसा अनोखा प्लेयर है ना भाई आईपीएल में, मेरे को समझ ही नहीं आता है कि क्या है। सबको पता है, हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैक्सवेल का स्किल कितना गजब का है। ठीक है, सबको पता नहीं आईपीएल में क्या होता है। लेकिन 2014 का मेरे को एक बहुत विविडली याद है, पंजाब ने उस साल शायद 3 या 4 मैचेस खेले थे चेन्नई के सामने, है ना, और उस साल चारों मैचेस में इसने रिवर्स और स्वीप मार मार के कुत्ता बना दिया था भाई अश्विन और को का। मेरे को बहुत विविडली याद है। ये सीजन हुआ है ना, आधा दुबई में हुआ था, ऐसा कुछ तो हुआ था। हाँ, क्योंकि 2014 में इलेक्शंस थे, इसलिए वो आधा इलेक्शंस थे, आधा हुआ था, मेरे को रिमेम्बर है। तो पहले वाले हाफ पे भी बहुत मारा। तो प्लीज मैक्सवेल में हमको एनलाइटन कर। मतलब भाई मैक्सवेल ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए एक लॉटरी टिकट टाइप है, कि अगर वो चल गया तो फिर आपको बहुत कुछ देगा। ठीक है, तो जो पंजाब था उसके हाथ में उस साल मैक्सवेल के रूप में लॉटरी टिकट लगा था। मैक्सवेल ने भाई, अगर तू सुनेगा ना तो विश्वास नहीं होगा, पहले के स्टार्टिंग के 3 मैचेस में बैक टू बैक 80+ स्कोर्स बनाए थे, 150 ठीक है, उसमें से एक चेन्नई के सामने था। उसके बाद जो उसका अगला 80+ स्कोर था, चौथा 80+ स्कोर उस सीजन का, वो भी सीएसके के सामने आया था। मतलब सीएसके के सामने 2 या 3 मैच में सब में 50 मारी थी उसने।
ठीक है, तो मैक्सवेल के स्टैट्स रीड कर देता हूं भाई मैं कि 552 रन्स, ठीक है, 16 इनिंग्स में, 34.5 का एवरेज, 188 का स्ट्राइक रेट, ठीक है मैं इसमें भाई। तुमको गजब कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, एक सेकंड। टॉप 5 स्कोरर जो सीजन के थे, रॉबिन, ड्वेन स्मिथ, ग्लेन, डेविड वार्नर और सुरेश रैना, उन सबसे ऑन एन एवरेज 40 या उससे ज्यादा की उसकी स्ट्राइक रेट थी। मतलब बाकी सब 127, 126 वही। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि भाई उस साल हाईएस्ट स्ट्राइक रेट फॉर एनीवन हु फेस्ड मोर देन 100 बॉल्स, एनीवन हु हैज फेस्ड मोर देन 100 बॉल्स, ठीक है। मोस्ट सिक्सेस इन द सीजन। पंजाब भाई उस साल मैक्सवेल और मिलर के दम पे 22, और सहवाग ने भी बहुत अच्छा खेला था, 22 पॉइंट के साथ फिनिश किया था पॉइंट्स टेबल पे, ठीक है। मतलब फाइनल हारने के बाद भी वो लोग है ना टॉप टीम थी। हाँ, इतने ज्यादा मैचेस औरों से जीते थे उस सीजन, मतलब सबसे ज्यादा मैचेस पंजाब ने जीते थे भाई। इतना क्रेजी सीजन था वो, मतलब पहली बार था जब पंजाब फाइनल में गई थी। पंजाब के फैंस को बहुत अच्छे से याद होगा कि मतलब लेटर हाफ ऑफ द सीजन बहुत खराब गया था मैक्सवेल का, और जहां फाइनल में उससे उम्मीद थी, उसने रिवर्स स्वीप मारने गया और वो पहली बॉल पे आउट हो गया था भाई। मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने एक बार शायद इंसिडेंट बताया तो 2014 में ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और बहुत ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ था। मेरे को एम्बुलेंस में लेकर गए थे, और अगले दिन, जिस दिन फाइनल था, उसके अगले दिन मेरा सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन था, और मैं ऐसे बहुत दर्द में लेटा हुआ था हॉस्पिटल के वार्ड में। और उस टाइम पे मैंने टीवी में बैठ के 2014 का फाइनल देखा था, और मुझे बहुत विविडली याद है कि जब मैक्सवेल ने रिवर्स हुआ और गया, मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा हूँ, दर्द हो रहा है, मेरा टांग मतलब बेसिकली पूरा टूट चुका था। और भाई मेरे लिए बहुत विविडली, बहुत अमेजिंग मेमोरी 2014 का फाइनल। तो भाई वही पूरा पॉइंट है कि मैं खाली तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, फिर तू कंटिन्यू करना। देखो क्या लगता है, क्या दिक्कत है, क्यों मैक्सवेल आईपीएल में नहीं चल रहा है ब्रो? दुनिया भर की हर जगह जाके इससे ज्यादा डिफिकल्ट बॉलिंग अटैक के सबने ज्यादा रन मारे। कहीं ना कहीं शायद वीरेंद्र सहवाग या मोहम्मद कैफ ने एक बात बोली थी कि मैक्सवेल ने आईपीएल को बहुत लाइटली लेता है। मतलब मैक्सवेल को पता है कि मैं आईपीएल में हर साल बिकने ही वाला हूँ, ठीक है, मेरा जो स्किल सेट है उसके बेस पे मैं अब तो बॉलिंग भी अच्छी कर ले रहा हूँ, बहुत गजब फील्डिंग करता हूँ, बैटिंग मेरी ऐसी है ही कि जिस दिन चल गया उस दिन मैच जिता दूंगा। सबने देखा वो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, भाई वो लेजेंड हो गया, वो कभी मरेगा नहीं मैक्सवेल का नाम, ठीक है, उस एक मैच की वजह से। तो भाई मैं सही बताऊं ब्रो, मुझे मैं बहुत कहीं ना टाइम कहीं तक लगता है ये चीज, मैं इससे अग्री क्यों नहीं करता, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे को उसके अंदर दिखता है कि कोशिश पूरी करता है, आउट होता है तो उसका इतना सा मुंह होकर रोते रोते जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे को बहुत बार ऐसा लगता है कि शायद सही टीम में उसको है ना, सही एनवायरमेंट में, अब मेरा अभी भी बहुत स्ट्रिक्टली मानना है, अगर वो मुंबई में जब था, और अगर उसने मुंबई में कंटिन्यू किया होता, जब स्टार्टिंग में मुंबई में बेकार, अगर उसने मुंबई में कंटिन्यू किया होता तो वो कायरन पोलार्ड को बहुत सक्सेसफुली रिप्लेस किया होता। जो लोग टीम डेविड से उम्मीद किए थे, मेरे को लगता है वो कायरन पोलार्ड वाला काम ये करके देता, क्योंकि भाई कोई स्किल की कोई कमी ही नहीं है भाई, कोई कमी नहीं है। मैं ये हमेशा से मैक्सवेल वैसा ही था कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ऐसा ही खेलता है कि खेलेगा तो कुछ भी कर देगा, नहीं खेलेगा तो कुछ भी करेगा। लेकिन जितना खराब ये आईपीएल में खेलता है यार, उतना खराब तो नहीं। अच्छा भाई, एक थोड़ा सा छोटा सा हमसे गलती हो गया है। ये वाला मैक्सवेल का पार्ट शूट करने के बाद हमको जस्ट रियलाइज हुआ कि 2014 का एमवीपी ही मैक्सवेल था। उस टाइम पे हमको लग रहा था कि शायद 2014 में सुनील नारायण या उथप्पा, बेसिकली हमको लगा सुनील नारायण ने एमवीपी जीता है, तो हमसे एक गलती हो गई है। बट आई थिंक इट्स वर्थ इट, मैक्सवेल खेला बहुत गजब था। नेक्स्ट बंदे पे जाते ब्रो, अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। मेरे को लगता है आईपीएल का इतिहास का वन ऑफ दोस प्लेयर शायद जिसने यार शायद ऑरेंज कैप भी मेरे हिसाब से कभी नहीं जीता है इसने, लेकिन अगर इसका बस चलता तो इसमें मेरे को लगता है कभी शायद पर्पल कैप के भी रेस में आ सकता था, इतना गजब का प्लेयर अब्राहम बेंजामिन या एबी डिविलियर्स। 2016 में क्या किया? 2016 वही वाला सीजन है जिसमें विराट कोहली ने वो स्टिचेस के साथ सेंचुरी मारी थी 3, और मेरे को याद है उस टाइम तक ये बात होती है कि विराट कोहली शायद टी20 का उतना अच्छा प्लेयर नहीं है, पर उस साल उसने 3 सेंचुरीज मार दी थी। और उसी सीजन में डेविड वार्नर बहुत गजब खेला था, फाइनल में ह्यूमैनिटी को सेव किया था बैन कटिंग ने, मतलब ऐसा मीम्स चलता है, मैं नहीं बोलता ये। और एबी डिविलियर्स ने 2016 में ऐसा क्या किया था कि देखो डिविलियर्स का नाम मेंशन करना पड़ रहा है भाई। मतलब सबको ही पता है कि 973 रन्स विराट कोहली ने बनाए थे, एसआरएच ने फाइनल जीता था, 850 के करीब रन्स डेविड वार्नर ने बनाए थे उस साल, एकदम क्रेजी। लेकिन भाई डिविलियर्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो लोग भूल जाते हैं कि डिविलियर्स नंबर 4 नंबर 5 पे आके कैसे उस साल आरसीबी के लिए खेला था। डिविलियर्स के जो स्टैट्स थे भाई वो रीड कर देता हूं मैं। 687 रन्स, ठीक है,
52 की एवरेज, 169 की स्ट्राइक रेट। और भाई मतलब ये जो स्ट्राइक रेट है ये इतनी क्रेजी इसलिए है क्योंकि ये हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है टॉप 10 रन गेटर्स में, ठीक है। आरसीबी उस साल फाइनल में पहुंचा था, उसमें बहुत बड़ा रोल डिविलियर्स का भी था विराट कोहली के साथ साथ। और डिविलियर्स ने तो भाई सेमीफाइनल की जो इनिंग्स थी वो बहुत बहुत मतलब मुझे आंखों से मैंने देखी और मुझे याद है, उसने गुजरात लायंस के अगेंस्ट 47 बॉल में 79 रन बनाए थे। भाई वो मेरे को नहीं लगता कि अगर ऐसा सीजन विराट कोहली मान ले अगर उस सीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कोई डिविलियर्स के सीजन को भूल पाता। ऐसा मेरे को सीजन था अभी भी याद है, मेरे को वाला जो मैच की बात की, उस मैच का बहुत फेमस है कि एबी डिविलियर्स ने जब जिताया था ऐसे चिल्लाते हुए आ रहा था और युजवेंद्र चहल ने जाके इतना तेज हक किया था कि उसका हेलमेट उसके मुंह पे लग गया था, उसका यहाँ कट आ गया था। तो एबी डिविलियर्स वाज क्रेजी। देखो एक रिसेंट टाइम में ना पार्थिव पटेल का मैंने एक काइंड ऑफ स्टेटमेंट सुना था और बहुत सीरियसली उसने काइंड ऑफ ये स्टेटमेंट दिया था, स्लॉगर्स पे बोला था कि एबी डिविलियर्स बहुत गजब प्लेयर था, लेकिन हाँ जब भी इसको हम लोग बोलते थे कि भाई तू फाइनल सेमीफाइनल क्रंच मैचेस में चल जा, तब नहीं चलता था। ये पार्थिव पटेल ने बोला था जबकि वो आरसीबी के लिए खेल चुका है। हाँ आरसीबी के लिए खेल चुका था वाला सीजन। तो मेरे को नहीं लगता है ऐसी वाली बात है। देखो करंट सिचुएशंस में मानता हूं कि तुम लोग नॉकआउट्स को देखते हो, लेकिन अगर जिसने आईपीएल को देखा है, एबी डिविलियर्स ने आरसीबी को कई बार इतनी ज्यादा एम्बेरसमेंट सिचुएशन से बचाया जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आंद्रे रसल ने केकेआर को कई बार खाली जस्ट और शेयर के आंद्रे रसल के कारण केकेआर रेलेवेंट रही है कुछ बीच के 2-4 सीजन, एबी डिविलियर्स ने वो काम किया है। और एबी डिविलियर्स की खासियत क्या थी, अनलाइक आंद्रे रसल, एबी डिविलियर्स कहीं भी बैटिंग कर सकता है, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं भी बैटिंग कर देगा, तुम्हारे टॉप बॉलर को छक्के मारेगा, ठीक है। वो मलिंगा हो, बुमराह हो, भुवनेश्वर हो, प्लस कीपिंग करेगा, फील्डिंग करेगा। ये 2016 वही है ना जिसमें उसने एलेक्स हिल्स का बहुत गजब सा कैच किया था, वही वाला सीजन है ना ये। शायद पता नहीं, ये वही केरला उसी सीजन में किया था। मेरे को याद है ना केरला में, तो उस टाइम पे मैंने केरला में बैठ के वो मैच देखा था और बहुत बहुत क्रेजी कैच था। तो हाँ क्या बात कर रहा था तू एबी डिविलियर्स के 2016? हाँ भाई 2016 का जो जैसे मैंने बताया कि बेस्ट स्ट्राइक रेट अमंग टॉप 10 रन गेटर्स, 2016 में भाई ये लोग फाइनल्स आ रहे थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टैट्स है जो मतलब तो समझ में बहुत मुश्किल से आते हैं कि उस साल एबी डिविलियर्स ने 37 सिक्सेस मारे थे, ठीक है। जनरली अगर कोई एक सीजन में 37 सिक्सेस मारता है तो वो टॉप ऑफ द वो चेन में उसमें होता है, हाईएस्ट सिक्स हिटर में। एबी डिविलियर्स सेकंड हाईएस्ट सिक्स हिटर था उस साल का, टॉप था विराट कोहली भाई, 38 सिक्सेस एक सीजन में विराट कोहली आईपीएल, बाप रे यार भाई। दिस वाज दैट सीजन जहां पर ये बोला जा रहा था कि विराट कोहली इज नॉट अ गुड टी20 प्लेयर। मेरे को बहुत अच्छे से नैरेटिव याद है, बहुत अच्छे से नैरेटिव याद है, और विराट कोहली ने फोड़ फाड़ के भुक्के निकाल दिए थे। लेकिन एबी डिविलियर्स इसीलिए याद करना जरूरी है कि मेरे को एबी डिविलियर्स बहुत तेज खेला था। मेरे को आज भी एक मैच याद है जहां पर है ना विराट ने सेंचुरी मारी थी गुजरात के सामने, आई गेस था, जिसमें शिविल कौशिक खेला था। उस मैच में डिविलियर्स ने जो कुत्ता बनाया था भाई मैं वही मैच का बता रहा हूँ। 129 रन्स थे 52 बॉल्स में और 12 सिक्स थे, 12 एक इनिंग में 12 सिक्स भाई, एक इंडिविजुअल भाई। ये प्रवीण कुमार वगैरह ये सब कुछ भाई बहुत मारा था, मुझे याद है। तो भाई एबी डिविलियर्स के ऊपर तो पूरा करियर का उसका ना मेरे हिसाब से ऐसा ग्राफ बन सकता है जहां पर उसने इतना भयंकर भयंकर परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन उसको रिटर्न में कोई ट्रॉफी या कुछ ऐसा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया है। तो आई होप ये वीडियो से हम लोग ये हाईलाइट कर पा रहे हैं। 2016 इसीलिए हमने चुना क्योंकि एबी डिविलियर्स को रिस्पेक्ट बहुत मिले, रिकॉग्निशन बहुत मिला है। लेकिन 2016 इज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इन 2 और 3 सेंस। इट्स विराट कोहली और उसके 3 वो तो ये क्या कहते हैं वार्नर की उसका भी बहुत और एसआरएच की जीत, लेकिन कोई एबी डिविलियर्स को याद नहीं करता। एसआरएच की जीत, बैन कटिंग कोई याद, क्योंकि एबी डिविलियर्स का डिसमिसल भी जनरली किसी को याद नहीं रहता भाई कि कैसे वो फाइनल में आउट हुआ था। मैं नेक्स्ट बंदे की बात करना चाहता हूँ। ये ठाकुर ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज लाया। तो जब भी हम लोग आंद्रे रसल की बात करते हैं, हम लोग जनरली आंद्रे रसल का 2019 वाला सीजन बहुत याद करते हैं, क्योंकि मुझे याद है उस सीजन बहुत स्पेसिफिकली याद है, उस सीजन में आंद्रे रसल का अलग से छक्का का काउंटर चल रहा था। पूरे आईपीएल में कितने सिक्सेस चलते उसका काउंटर चलता है, और आंद्रे रसल के कुछ 60 के ऊपर छक्के मारे थे, मेरे को आज भी याद है, बहुत छक्के मारे थे और जस्ट छक्के मारा था। लेकिन आंद्रे रसल 2022 में क्या किया था ब्रो? 2022 में हम लोग शायद डीके के अंडर खेल रहे थे, हाँ
क्या किया था आंद्रे रसल ने 2022 में? आंद्रे रसल जो तू 2019 वाला सीजन बोल रहा है उसमें बता दूं लोगों को, आंद्रे रसल को एमवीपी मिला था और आंद्रे रसल ने 12-13 विकेट भी लिए थे और 501 रन बनाए थे उसने, 501 रन आंद्रे रसल उतनी नीचे बैटिंग करके बनाया था। ठीक है, और 2022 एक दो मैचेस मिस किया था। ये 2019 वाला सीजन था कि हाँ। अगर आंद्रे रसल गिरेगा भी ना तो शायद कोई हड्डी टूट जाएगी, कोई मसल पुल हो हम्म, जाएगा, ये वाला सीजन। हाँ बोल। 2022 के आंद्रे रसल की बात करते हैं भाई। 2022 में आंद्रे रसल केकेआर के लिए थर्ड हाईएस्ट रन गेटर था। ठीक है, 335 रन 12 इनिंग्स में, 37.2 की एवरेज और 175 के करीब का स्ट्राइक रेट। ठीक है, बहुत क्रेजी नंबर्स है ये। साथ ही साथ वो केकेआर के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर था जिस टीम में भाई सुनील नारायण जैसा गॉड खेल रहा था। ठीक है, 17 विकेट थे उसके, 17 विकेट उस सीजन में। भाई कोई इस सीजन की इतनी ज्यादा बात नहीं करता, ये इतना बड़ा ऐसे ऑलराउंड परफॉर्मेंस वाला सीजन था कि भाई तुम अब 17 विकेट ले रहे हो, 350 के करीब रन बना रहे हो, बेस्ट स्ट्राइक रेट फॉर एनीवन हु स्कोर्ड मोर देन 100 रन्स। ठीक है, और थर्ड हाईएस्ट छक्के सीजन के। हाँ, थर्ड हाईएस्ट इन सिक्स हिटिंग, 32 सिक्सेस। मैंने एक और चीज नोट करके यहाँ लिख रखी है भाई कि एक 50 मारी थी आंद्रे रसल ने उस सीजन में, लेकिन आंद्रे रसल के 45 से लेके 49 तक में 4 स्कोर्स थे। मतलब वो 50 टच नहीं किया था पर 45 से लेके 49 तक के 4 स्कोर्स थे। मतलब वो 50 अगर तू समझ ले तो 550 थी भाई उसकी उस सीजन। वो जिस पोजीशन पे बैटिंग करने आता था, मैं हर बार बहुत बार इस वीडियो में बहुत बार ही बता चुका हूं हमारे पॉडकास्ट में कि एक तो चलो केकेआर है तो मेरे बायसनेस एक प्यार है केकेआर के प्रति, लेकिन आंद्रे रसल इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट T20 ऑलराउंडर्स एवर। तुमको है ना, जब आंद्रे, मैं बार बार सबको कह रहा हूँ, जब आंद्रे रसल जाएगा तब तुम्हें एक्चुअली में समझ आएगा कि ऑलराउंडर्स किसे कहते हैं, क्योंकि 17 विकेट्स इस साल वरुण चक्रवर्ती के शायद उतरे विकेट्स हैं। ठीक है भाई, मेरे को आंद्रे रसल की सबसे भारी चीज क्या लगती है पता है? आंद्रे रसल जब बॉलिंग करने आता है ना भाई, मेरे को अंदर से डर लगता है कि वो साला लेजिट गोल्डन आर्म है। वो कुछ भी उल्टा सुल्टा डिपिंग स्लो यॉर्कर डाल सकता है, क्विक वो शॉर्ट बॉल डाल सकता है, यॉर्कर बाउंसर जो डालता है वो मतलब प्रॉपर फास्ट यॉर्कर डाल देता है, वो कुछ भी कर लेता है भाई। वो वाइड यॉर्कर डाल लेता है, कभी कभी पता है वो लास्ट ओवर डालता था छोटे रनअप से। हाँ, आंद्रे रसल इज एक्चुअली, जो तुम बोलते हो ना, ट्रू डेफिनेशन ऑफ एन ऑलराउंडर। मतलब एक प्रॉपर ऑलराउंडर तुम्हें बनाना होगा ना, दैट इज आंद्रे रसल। कि तुम्हें बॉलिंग करेगा तो तुम्हें लगता है हाँ यार प्रॉपर बॉलर है, थर्ड फोर्थ बॉलर है, अपने दिन पे तो ये मेन बॉलर है। और बैटिंग जिस दिन आंद्रे रसल इज ऑन सॉन्ग, खत्म है। वो टिल डेट 37 इयर्स का हो गया, इस साल भी कुछ एक दो नॉक्स उसने केकेआर के लिए खेले। अगर आंद्रे रसल इज इन सॉन्ग तो भाई खत्म है। मेरे को नहीं लगता कोई भी बाउंड्री ऐसी है कि जो आंद्रे रसल को छोटा पड़ेगा, सबको मारेगा। मैंने और विभोर ने बहुत पहले ऐसी चर्चा भी करी थी कि आंद्रे रसल के पास जो स्किल सेट है, अगर वो सिर्फ पोलार्ड जितना ब्रेन अपना यूज करता है ना भाई तो वो कहीं मतलब और गोट स्टेटस पे होता ओवरऑल। आंद्रे रसल के साथ बस एक ही प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ग्लेन मैक्सवेल वाला उसका जोन है। उसके अंदर ईगो वाला है कि भाई अगर मेरे को कोई बॉलर मुश्किल पड़ रहा है तो मैं उसको और मारूंगा। वेरेस जो पोलार्ड करता था ना, वो बहुत दिमाग वाला था। उसको भी ना लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट, इमरान ताहिर के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करता था, लेकिन वो कोशिश करता था कि मैं इसको जैसे तैसे सर्वाइव कर जाऊं, सिंगल डबल ले लूं। वेरेस आंद्रे रसल भुंड की तरह एकदम ही जस्ट गोस, पागल हो जाता है कि भाई एक काम करता हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आगे बढ़ के घुमाता हूं वो सोने चला जाता है, आगे बढ़ के मारता हूँ, स्वीप वाला वो जो शॉट एकदम हॉइक शॉट वो मारता हूँ कि लग गई तो फट जाएगी बॉल मैं और मेरी बहन देखते हैं, मैं हर बार आंद्रे रसल को देखता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में, कोई केकेआर का फैन देख रहा है तो प्लीज कंफर्म तुम भी मुझे बताओ कि तुमने अपनी लाइफ में कितनी बार आंद्रे रसल ने बॉटम पे अड़ के बॉल को 80 मीटर के पार छक्का जाते हुए देखा। मैं थक गया हूँ भाई ये देख देख के, मेरे को हर बार ऐसा होता है कि ये कैसे कर रहा है। क्लियर देख के मालूम पड़ता है कि इसको कोई आइडिया नहीं है बॉल किधर जा रहा है। बॉल बॉटम में एकदम लास्ट स्टैंड पड़ रहा है, 85 मीटर छक्का गया। क्रेजी बंदा है भाई, क्रेजी। लेकिन एक सीजन जिसके बारे में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बात करने में, वो है मोहित शर्मा का 2023। मोहित शर्मा का 2023 सिर्फ एक ही कारण से लोग याद करते हैं, उसके लास्ट 2 बॉल जो जडेजा ने इसको मार के और गुजरात टाइटंस को हरा दिया। लेकिन मोहित शर्मा 2023 में बहुत बड़ा रेवलेशन था ना। उसके पहले 1-2 सीजन शायद वो खेला भी नहीं था,
वो बॉल बॉय बन गया था। वहां से मोहित शर्मा ऑलमोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर था और इतना बड़ा बॉलर था कि हार्दिक पांड्या ने उसको लास्ट ओवर के लिए ट्रस्ट किया और उसने ऑलमोस्ट जिता दिया था। खाली अगर वो दो बॉल ऐसा भी नहीं कि एकदम घटिया दो बॉल थे। जडेजा ने मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा खेला, स्पेशली लास्ट सेकंड बॉल इतना खराब नहीं था। तो प्लीज कंटिन्यू। मैं वही बोलता हूँ कि भाई 2017 से लेके मोहित शर्मा ने सिर्फ 11 मैच खेले थे 2023 तक आईपीएल के। 2020 के बाद तो उसने कोई मैच खेला भी नहीं था, ठीक है। और वो ना नेट बॉलर बन गया था गुजरात टाइटंस का 2022 में, और उसके बाद 2023 में उसको ऑक्शन में बेस प्राइस पे गुजरात टाइटंस ने पिक किया था। उस साल इतनी यूनिक चीज जो शायद मैंने कभी होते नहीं देखी है, जो पर्पल कैप की लिस्ट थी उसमें जो टॉप 3 प्लेयर थे तीनों गुजरात टाइटंस के थे, ठीक है। और भाई तू सोच, अब वैसी सिचुएशन में मोहित शर्मा को चूज किया गया था फाइनल ओवर डालने के लिए, जबकि बाकी 2 लोग थे मोहम्मद शमी और राशिद खान, ठीक है। तो वो ग्रेट्स के बीच में मोहित शर्मा ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था उस सीजन का भाई। मिड सीजन आया था, मिड सीजन खेलना चालू किया। नहीं, वो सीजन उसने पूरा खेला था, 27 विकेट लिए थे उसने 14 इनिंग्स में। शायद हाँ एक दो मैच स्टार्टिंग के नहीं खेले थे उसने, पर हाँ उस पर वैसे वो खेला था। और 8 की इकोनॉमी थी भाई, खाली डेथ में, मेजरली डेथ में ऑपरेट करता था और सिर्फ 8 की इकोनॉमी से, ठीक है भाई। उसके फाइनल्स का जो परफॉर्मेंस है, जैसे तूने बोला कि लोग जनरली बस वो लास्ट के जो 2 बॉल जिसपे बाउंड्री गई रविंद्र जडेजा ने मारी, बस वो एक पिक्चर याद रखते हैं, लेकिन उसका जो टैली थी उस फाइनल की वो था 3 विकेट्स फॉर 36 रन, ठीक है। 205 वाच कुछ का टारगेट डिफेंड करते हुए बहुत अच्छा था। सेमीफाइनल जो क्वालिफायर्स था मुंबई के अगेंस्ट, 3 या 4 ओवर में 10 रन देके 5 विकेट, अपने दम पे मैच जिताया था, अपने दम पे। और भाई जो सबसे बड़ी बात मेरे को सबसे अच्छी लगी थी उस सीजन की मोहित शर्मा की, फास्ट बॉलर्स के साथ जनरली ये होता है कि भाई बॉलिंग वॉलिंग डालने के बाद दौड़ने में थकान, दिक्कत, ये वो फील्डिंग में दिक्कत। भाई मोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस पे इतना काम किया था, वो प्रॉपर डीप में फील्डिंग करता था भाई। वो स्क्वायर लेग पे, थर्ड मैन पे, एकदम पीछे, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे फील्डिंग करता था जहां ऐसा नहीं था कि उसको छुपाना पड़ता था, क्योंकि वो सबसे एजेड उनका बॉलर था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी फील्डिंग करता था। अगर किसी को भाई टॉप ऐसे स्पेल देखना हो ना, तो जाके वो 5-10 रन देके 5 विकेट वाला जो स्पेल है मोहित शर्मा का, वो देखना। उसमें उसने स्लोअर बॉल्स, तेज बॉल, सब कुछ दिखाया उस सीजन। उसने जो स्लोअर बॉल्स, मतलब जो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल्स है, वो बहुत ज्यादा यूज करी थी। वो तो भाई उस दिन मतलब ऐसा था कि अंबाती रायडू, अजिंक्य रहाणे, ये लोग अपनी पीक ऑफ द पावर्स पे चले गए थे, कि जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। और उसमें भी कैसा था, मोहित शर्मा ने अपने सेकेंड हाफ ऑफ द स्पेल बहुत अच्छा डाला था, बहुत अच्छा डाला था उसने। मेरे को पूरा याद है, वो मैच मैंने देखा था, धोनी का विकेट लिया था भाई। हाँ, वो जो लास्ट के जो 2 बॉल थे ना, मेरे को अभी भी कभी कभी मेरा ऐसा मानना है कि अगर हार्दिक पांड्या उसके कान में जाके बोला नहीं होता, अगर उसको उसके मोमेंटम में रहने दिया था, उसने कर दिया था। और अगेन जो लास्ट सेकंड बॉल था, जो जडेजा ने सामने छक्का मारा था, वो बहुत अच्छा बॉल था भाई। उसने पहले 4 बॉल में शायद 2 या 3 ही रन दिए थे। और सेट शिवम दुबे, सेट और ये क्या कहते हैं, रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे। तो एक बहुत आइकॉनिक था। मैं एक्चुअली मोहित शर्मा की बहुत बड़ी कमबैक स्टोरी है भाई ये। बहुत अगेन मैं वही कह रहा था कि अमेजिंग कमबैक स्टोरी है। 2015 का हमारा वर्ल्ड कप खेला था, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेला था। सीन से पूरा गायब हो गया था, उसी की गलती। तू समझ, पर्पल कैप विनर था ये एक टाइम पे, वहां से सीन से पूरा गायब, वापस आए तुम पर्पल कैप की लिस्ट में सेकंड पे फिनिश किए। बहुत तगड़ी स्टोरी है भाई। मेरे को एक चीज जो बहुत अच्छी लगी मोहित शर्मा के लिए, उसने ना क्रिकेट को नहीं छोड़ा, वो लगा रहा। उसने बॉल बॉय बनना पसंद किया, उसने काइंड ऑफ ईगो वे नहीं लिया कि भाई मैं वर्ल्ड कप। नेट बॉलर भाई, नेट बॉलर। मैं क्या बोला, बॉल बॉय बोला तू। अरे सॉरी नेट बॉलर बनना उसने पसंद किया, उसने उसको ईगो पे नहीं लिया। उसने एक्चुअली में घसने तो लोग क्या करते हैं ब्रो, एकदम बहुत इजी मनी होता है, जाके एनालिस्ट बन जाते हैं, अपना एक्सपर्ट बन जाते हैं, कोई ना कोई शो तो तुम्हें बुला ही लेता है, कुछ रैंडम बातें करने लग जाते हैं। लेकिन मोहित शर्मा घसाता रहा। तो मेरे हिसाब से आज 2014 अभी देखा मैंने, 2014 का पर्पल कैप विनर है मोहित शर्मा। हाँ, मुझे याद है, चेन्नई के लिए खेला था ना।
भाई उस सीजन तो कितने बैक ऑफ द एंड उसने विकेट्स लिए थे, लेकिन मेरे को लगता है 2014 से बेटर सीजन था 2023 में। 2023 वाला ऑफ कोर्स भाई, ज्यादा ज्यादा बेटर था उस सीजन। तो भाइयों मेरे हिसाब से ये वीडियो को हम लोग इधर ही इसको समाप्त करने की पॉइंट पे आ गए हैं। आप लोग प्लीज मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से ऐसे कौन से परफॉर्मेंस है जिसको उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं मिली। थोड़े इंडियंस नाम बताओ। मेरे हिसाब से इंडियन नाम में हमने सिर्फ मोहित शर्मा की बात की है और किसी की बात और नहीं कर अनिल पाई। कुंबले। अनिल कुंबले, देखो वही जो पूरा पॉइंट था वीडियो का कि यार हम लोग अनिल कुंबले को भूल जाते हैं। तो भाइयों मैं क्या बोलता हूँ, चुपचाप खाली बता दो जो तुमको लगता है, खाली नाम बता दो, पक्षपात नहीं करते। और प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, बैक टू बैक बहुत वीडियो शूट कर रहे हो और तुम लोग यार समझते नहीं हो 40-40 मिनट। और भाई ये बहुत कंटेंट यूनिक, बहुत यूनिक कंटेंट है, ये कहाँ कोई ढूंढने जाएगा यूट्यूब पे भाई। ये तो भाई अपने मुंह में मिट्ठू वाली होने वाली बात होगी, लेकिन हो ही जाता हूँ भाई। मैं तेको अभी बता रहा हूँ, लास्ट एक वीडियो जो शिवम दुबे में बनाया था उसमें कोई बंदा कुछ तो कमेंट किया था, कुछ मैं रोज आते रहते, मैं इतना भाव नहीं देता, लेकिन उस बंदे ने कमेंट किया था और पूरा ये बोला था कि अरे तुम लोगों ने तो मैच ही नहीं देखा है। और जब इस तरह का कोई बोल रहा था कि मैच देखते नहीं, खाली स्टैट्स ले आ जाते हो, मेरा मुंह इतना सा हो जाता है कि भाई तुमको कितने लोग हैं इंटरनेट पे, मुझे बताओ कितने लोग इंटरनेट पे जो इतना स्पेसिफिक बता रहे हैं कि कौन सा बंदा कौन सी लाइन पे स्ट्रगल कर रहा है। भाई स्टार स्पोर्ट्स वाले तुमको नहीं बता रहे यार। मतलब मेरे को इसके लिए मेरे को एक बार हुआ कि मैं बोल दूं कि भाई हद होती है भाई, कि मैं अवॉइड करता हूं, लेकिन कितने लोग तुम्हें बता रहे यार। तो ठीक है, मतलब ऐसा मत बोल दो। और आज का ही मैच, आज का ही वीडियो भाई, जैसे चल मैक्सवेल वाली जो मिस्टेक हुई, लेकिन उसके अलावा जो 5 नाम थे भाई, अपने को ढूंढने में कितनी मेहनत लगी। मैं तेरे को कितने अलग अलग सजेशंस दिया, कगिसो, रबाडादीस, ये सबके नाम अपने कोई भी वीडियो बनाते हैं उसका जब स्क्रिप्ट बनाते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कभी कभी स्क्रिप्ट को ही डाल देते हैं कि भाई उसके पीछे हम लोग कितनी रिसर्च करते हैं। मतलब भाई मेरे को कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जब कोई बोल देता है कि तुम लोग तो वो खाली स्टैट्स देख के क्रिकेट बोल, क्या बोलूं भाई। अभी वो नो गाली वाली पॉलिसी रखी है तो फिर मेरे को ऐसा हो जाता है कि ठीक है, बट ठीक है हम लोग ज्यादा रोएंगे नहीं। आप लोग प्लीज वीडियो को देखो, ये फालतू की बातें बोलो। अच्छा लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, खाली इतना बोल रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो गाली देके निकल जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ गाली लेकिन लिख देना कमेंट में।